स्वागत है आप सभी का। होप सो आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं और साथ ही आपको क्षमापना पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाथ जोड़कर मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। पहली बात तो मैं बता दूं कि कई लोग शायद देश के अलग अलग कोने में हैं, तो वो शायद इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, जिसमें उसमें लिखा होता है, हाथ जोड़ के लिखा होता है मिच्छामी दुक्कड़म। एक्चुअली हम जैन्स के अंदर एक साल में एक पर्व ऐसा आता है जो गणेश चतुर्थी के आसपास आता है, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो उसमें उसको क्षमा याचना पर्व कहते हैं। मतलब उस पर्व के अंदर हम जैन जो हैं वो सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि यदि साल भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भूल हुई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। तो वो जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी वो क्षमा याचना की थी, जिस पे लिखा जाता है मिच्छामी दुक्कड़म। ऑलराइट, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने 4-5 दिन पहले एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लाइव क्लासेस के बारे में कहा था कि लाइव क्लासेस के लिए आप अपना ओपिनियन दीजिए। हम लोग लाइव क्लासेस इस साल 2020-21 सेशन के अंदर क्लास 12 प्लस नीट की लाइव क्लासेस चालू करने जा रहे हैं अक्टूबर 1 में, 1 अक्टूबर से चालू करने जा रहे हैं। लेकिन वो क्लासेस जो है मैं चालू करूंगा या नहीं करूंगा वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके रेस्पॉन्सेस के ऊपर। बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं आप लोगों के, और भी आप रेस्पॉन्स कीजिए। आप हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप फोन कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसके व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम जरूर लिखिए। फिर से सुन लीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी क्लास लिखिए, और साथ के साथ आप ये भी लिखिए कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, ताकि हम लोगों को सुविधा होगी बैचेस बनाने के अंदर कि हम हिंदी मीडियम का बैच बनाएं, इंग्लिश मीडियम का बैच बनाएं, ताकि आप लोगों को बहुत बहुत सहूलियत हो। तो वो सब कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इतना जरूर वादा कर सकता हूं कि मेरे वीडियोस क्वालिटी और कंटेंट के ऊपर होंगे, जो हरदम मैं कहता हूं, राइट। और वो चाहे कोई भी हो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जितना हम लोग वादा कर रहे हैं उससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, ये बात तय है। इज इट क्लियर? तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि ये नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। अभी तक जो आपने दो नियम पढ़े हैं, एक तो आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा आपने पढ़ा था दैट इज पृथक्करण का नियम, जिसको कि हमने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो दोनों नियम आपने पढ़े हैं वो एकल संकर क्रॉस पर आधारित है, लेकिन ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, और आप जानते हो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम कितने लेते हैं? 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लेते हैं। ठीक है, 2 जोड़ी विपर्यासी विशेषक को लिया जाता है क्रॉसिंग के लिए। नंबर 2, मेंडल का यह नियम सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नियम है। मतलब समझते हो कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या? जिसके ऊपर खूब सारी अंगुलियां उठी। मेंडल का यह नियम सबसे अधिक कंट्रोवर्शियल नियम है। और एक चीज मैं बता दूं, आपने सबने सहलग्नता पढ़ी है। सहलग्नता समझते हैं? लिंकेज। तो जो संलग्नता है वह संलग्नता मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन
के नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। यदि कोई पूछे कि इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का सबसे बड़ा अपवाद क्या है, तो सहलग्नता, लिंकेज। आपने मेरा वीडियो जरूर देखा होगा, मैंने सहलग्नता के ऊपर वीडियो डाल रखा है। याद रखना कि समान गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जीन्स सहलग्नता दर्शाती है, वह अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जीन्स क्या दर्शाती है? स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है। स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है। ठीक है, समान गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जीन्स सहलग्नता दर्शाती है, और अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जीन्स क्या दर्शाती है? स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है। अर्थात जीन्स फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज। याद रखना, क्या कहा मैंने? जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज। वापस से बोल रहा हूं, जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज, एंड जीन्स फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड जीन्स फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वापस से बोल रहा हूं, जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज एंड जीन्स फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद रखोगे बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं वो देखिए। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको लॉ को रटना नहीं पड़ेगा और समझ सकते हो आप। ठीक है, सो व्हेन टू पेयर्स ऑफ एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 generation, या आप यूं भी कह सकते हो when two pairs of alleles are combined in F1 generation, when two pairs of alleles are combined in F1 generation or brought together in F1 generation, then segregation of one pair of character is independent of segregation of other pair of character। क्या कहा मैंने? When two pairs of alleles are brought together in F1 generation, segregation of one pair of character is independent of the segregation of other pair of character। मतलब जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है तो एक जोड़े का पृथक्करण, एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण दूसरी जोड़ी लक्षण के पृथक्करण से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्लियर है? जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को, दो जोड़ी क्यों लिया है भैया? क्योंकि आपको मालूम है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसके ऊपर आधारित है? द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। तो द्विसंकर क्रॉस के अंदर दो जोड़ी तो लेनी पड़ेगी ना मुझे। तो जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है तो एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर।
यानी कि तो एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण दूसरी जोड़ी लक्षण के पृथक्करण से बिल्कुल क्या होता है भाई, सेपरेट होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब मान लीजिए कि मैं लक्षण लेता हूं यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस विथ स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या है भैया, पेरेंट्स है। तो ये क्या लिया बेटा, गोल पीला, और ये क्या है, झुर्रीदार हरा। ठीक है, तो इसके युग्मक बनाऊंगा मैं, तो क्या युग्मक क्या बनेंगे, आर वाई, और इसके क्या बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। दोनों को क्रॉस किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है, F1 जनरेशन है, ये F1 पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी। तो मैंने क्या कहा, ये देखो, जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है तो एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण, ये ध्यान रखना, तो एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण दूसरी जोड़ी लक्षण के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। मतलब इस जोड़ी का जो पृथक्करण होगा, समझना बेटा, इस जोड़ी का जो पृथक्करण होगा वो इस जोड़ी के पृथक्करण से बिल्कुल क्या होगा, स्वतंत्र होगा। वो बिल्कुल क्या होगा, स्वतंत्र होगा। कैसे, इसको कैसे पढ़ेंगे वो आप देखें। यहां पर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इमेजिन कीजिए कि यहां पर हम पुनेट स्क्वायर is used to understand पुनेट स्क्वायर, क्या ले रहे हैं हम, पुनेट स्क्वायर इज यूज्ड, राइट, पुनेट स्क्वायर इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड। क्या कहा मैंने बेटा, पुनेट स्क्वायर को हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द सेग्रीगेशन। पुनेट स्क्वायर इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड segregation of character. Punnett square is used to understand the segregation of the character. यहां पर Punnett square is used to understand the segregation of the characters, यानी कि यदि लक्षणों के पृथक्करण को देखने के लिए हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर को हम यूज करेंगे। अब इमेजिन करो कि F1 जनरेशन के अंदर मेरे पास में क्या प्रोड्यूस हुआ है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि इसका ये वाला आप देखो, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर को आप देखोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर के अंदर यदि पृथक्करण होगा तो क्या होगा, इस जोड़े पे, अभी केवल इस जोड़े को देखना है, बाद में आप इस जोड़े को देखोगे। ठीक है, तो यदि क्या होगा, यदि इससे युग्मक बनेंगे तो 50% जो बेटा युग्मक होंगे, 50% युग्मकों में तो क्या होगा, कैपिटल आर। अभी केवल एक को देखना है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर को देखना है, तो 50% युग्मकों में तो क्या होगा, आर होगा। और 50% जब इसका पृथक्करण होगा, इस जोड़े का पृथक्करण होगा, तो 50% युग्मकों में क्या होगा, स्मॉल आर होगा। अब युग्मकों में कैपिटल आर व स्मॉल आर के अतिरिक्त युग्मकों में कैपिटल आर व स्मॉल आर के अतिरिक्त क्या होंगे, कैपिटल वाई व स्मॉल वाई भी होंगे। राइट, समझ में आ रहा है, युग्मकों में इसमें क्या होगा, कैपिटल वाई व स्मॉल वाई भी होंगे। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ये इसका हो गया। इज इट क्लियर? अब इसी तरीके से ये मेरी मैं दूसरे जोड़े के अंदर देखूं, इस जोड़े को यदि मैं देखूं तो 50% जो युग्मक होंगे उसमें क्या होगा बेटा, यदि मैं इस पेयर का सेग्रीगेशन होगा, मैंने कहा है ना
सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, समझने की कोशिश करो, रटो मत। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, ये वन पेयर ऑफ कैरेक्टर है ना, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि एक जो जोड़ी है ना, उसका और दूसरी जोड़ी का क्या होगा, पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। क्लियर? सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, एक जोड़ी लक्षण का जो पृथक्करण है वो दूसरे जोड़ी के लक्षण के पृथक्करण से क्या होगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र रूप से होगा। तो अब ये दूसरा, ये तो मैंने इसका बताया कि भाई इससे युग्मक बनेंगे तो 50% युग्मकों में आर और 50% युग्मक में आर होगा, स्मॉल आर होगा। तो युग्मकों में स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर के अलावा और क्या होंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी होंगे, जो भी मैं बताऊंगा आपको। इसी प्रकार से यदि इसका पृथक्करण होगा तो इसका पृथक्करण इसके पृथक्करण से, इसका पृथक्करण इसके पृथक्करण से बिल्कुल क्या होगा, स्वतंत्र रूप से होगा। देखो कैसे, 50% युग्मक में y है तो 50% में क्या होंगे, 50% युग्मक में क्या होगा, स्मॉल y। अब यहां पर भी देखो, अब यहां पर क्या होगा, युग्मकों में कैपिटल Y व स्मॉल y के अतिरिक्त क्या होंगे भाई, उल्टा। युग्मकों में कैपिटल Y स्मॉल y के अतिरिक्त क्या होंगे भाई, बोलो जल्दी से। ये अपने इस कैपिटल R व क्या होंगे, स्मॉल r भी होंगे। क्लियर? यहां पर क्या था, युग्मकों में कैपिटल R और स्मॉल r के अतिरिक्त कैपिटल Y और स्मॉल y भी होंगे। यहां पर युग्मकों में कैपिटल Y व स्मॉल y के अतिरिक्त कैपिटल R और स्मॉल r भी होंगे। तो जैसे यदि मैं आपको यूं कहूं कि अपनी F1 जनरेशन क्या निकली थी, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो इसके युग्मक क्या बनेंगे, आप सब जानते हो, RY, इसके साथ में ये, फिर R स्मॉल y, इसको इससे नॉर्मल क्रॉसिंग पढ़ते हैं ना आपने, फिर स्मॉल r कैपिटल Y, इसको इससे, और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है? तो अब ये जो चार हैं, ये चार है, यदि मैं यहां पर देखूं तो यहां पर ये देखो, यहां पर y के साथ में क्या है भाई, स्मॉल r है, ये जो y है, राइट। यहां पर देखिए ये चार कैसे बनेंगे, यहां पर देखो r, और मान लीजिए ये r और y और r, या मान लीजिए इसके साथ में लो r और स्मॉल y, और r और स्मॉल y, और r और कैपिटल Y। समझ में आ रहा है ये कैसे बना, r के साथ में ये क्या है, इस कैपिटल R के साथ में स्मॉल y आएगा, और स्मॉल r के साथ में क्या आएगा, कैपिटल Y। अब क्या क्या हो गए, इस इन चारों में से देखिए क्या क्या हो गया है, कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r और कैपिटल Y। अब यहां पर देखो क्या आएगा, R के साथ में क्या आएगा, Y, R और Y, और यहां पर R और स्मॉल y, ये और ये R और स्मॉल y। तो मुझे एक बात बताओ आप, यहां पर क्या कहा था मैंने, इसके कितने युग्मक बनेंगे, दो, R और स्मॉल r। इसके कितने बनेंगे, Y और स्मॉल y। तो मैं कह रहा हूं 50% युग्मकों में R होंगे और 50% युग्मकों में क्या होंगे, स्मॉल r होंगे। किससे, इससे जो बने। लेकिन यह भी बात तय है कि युग्मकों में कैपिटल R और स्मॉल r के अलावा, क्या होंगे, स्मॉल y और कैपिटल Y भी होंगे। इधर युग्मक क्या बने, कैपिटल Y और स्मॉल y। तो 50% युग्मक कैपिटल Y, 50% युग्मक क्या है, स्मॉल y। लेकिन इस युग्मक में कैपिटल Y और स्मॉल y युग्मक के अंदर साथ के साथ कौन होंगे, कैपिटल R और स्मॉल r भी होंगे। तो ये देखो, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ये वाला। तो ये चारों आ गए कि नहीं आ गए, ये देखो, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y। इधर देखें, कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y।
ये चारों आ गए। तो बताओ ये कितने 4 प्रकार के आ गए कि नहीं आ गए यहाँ पर? ये 4 प्रकार के जीनोटाइप मुझे प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे यहाँ पर? इज इट क्लियर? तो अब जब इनको क्रॉस करते हैं बेटा, जब क्रॉस करते हैं तो कैसी स्थिति होती है डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर? यहाँ पर पूरा क्रॉस नहीं बना हुआ डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसका आप एक संक्षिप्त रूप देखिए। ये समझ में आ गया? अब आप देखो इसको, जब अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं आखिर इसका मतलब क्या है, इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का मतलब क्या है? तो देखो अपने ने क्रॉस किया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है? गोल पीला, और ये है झुर्रीदार हरा। मूल बात के ऊपर पहुंचते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के अंदर, ठीक है? तो ये पेरेंट्स हैं, ये आपने गैमेट्स बनाए आर वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है? अब क्रॉसिंग की कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कौन सी पीढ़ी बेटा? F1 पीढ़ी, ठीक है? और आप जब सेल्फिंग करते हो, सेल्फिंग करते हो तो F2 जनरेशन के अंदर क्या बनती है? F2 जनरेशन वो देखिएगा आप। ये तो जानते हो कि क्या क्या बनता है F2 जनरेशन में? क्या बनता है? गोल पीले, फिर गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे या झुर्रीदार हरा। ये कितने आते हैं बेटा? डाइहाइब्रिड क्रॉस तो सभी को आता है, नहीं आए तो मेरा जेनेटिक्स वाला देख लेना वीडियो। तो ये आते हैं 9:3:3:3:1। 9:3:3:1। आप समझो हमने पैतृकों में क्या लिया था? यहां पर पैतृकों में क्या लिया था? गोल पीला, ये गोल पीला आ गए। झुर्रीदार हरा लिया था, हीरा झुर्रीदार हरा, ये भी आ गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ये कहां से है? पैतृकों में मैंने तो ये तो नहीं लिए थे, मैंने गोल पीले लिए थे। समझने की कोशिश करो, ये पैतृक संयोजन है। और ये भी कैसा है? पैतृक संयोजन है। लेकिन कहीं पर मैंने गोल हरा थोड़ी लिया था, मैंने तो गोल पीला लिया था। और झुर्रीदार हरा लिया था, मैंने झुर्रीदार पीला थोड़ी लिया था। इसका मतलब ये क्या है? पुनर्संयोजन है। इसका मतलब ये क्या है? पुनर्संयोजन है। पुनर्संयोजन बोले तो क्या? रिकॉम्बिनेशन। अरे भाई यही उत्पन्न होता था ना डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस एस्टेब्लिश करने के बाद में ही तो क्या बनाया था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताया था, ठीक है? जिसमें उसने बताया था कि the segregation of one pair of character is independent of the segregation of another pair of character। एक लक्षण का जो जोड़ा होता है उसका पृथक्करण दूसरे जोड़े के पृथक्करण से बिल्कुल क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है ना? यानी कि याद रखना, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फैक्टर्स assort out factors assort out independently or randomly and freely। फैक्टर्स क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ये नियम ये कहता है कि जो जीन्स होते हैं फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि मेंडल ने जीन्स की जगह पे फैक्टर्स यूज किया था। फैक्टर्स एसोर्ट आउट मतलब जो कारक है उनका जो अपव्यूहन होता है, कारकों का अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से, रैंडम रूप से, मुक्त रूप से होता है। कोई भी जीन किसी के भी साथ में जाकर जुड़ सकता है। मतलब कोई भी फैक्टर, कोई भी जीन या कोई भी फैक्टर किसी के भी साथ में जुड़ सकता है। मतलब कहने का यह है कि यह नियम कहता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है कि गोल पीला ही हमेशा साथ में नहीं रहेगा, झुर्रीदार और हरा ही साथ में नहीं रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि गोल के साथ में कौन चले जाए? हरा, और झुर्रीदार हरे के साथ में। जरूरी नहीं कि झुर्रीदार हरा साथ में रहे, झुर्रीदार के साथ में क्या जा सकता है? पीला जा सकता है। कहने का मतलब यह है
कि इसके आपने क्या बनाए थे, इसके 4 बनाए थे और इसके 4 बनाए थे। आर यू गेटिंग? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जब आप क्रॉसिंग करते हो तो क्या आता है, गोल पीले 9, गोल हरे 3, जुड़ीदार पीले 3, जुड़ीदार हरे 1, 9:3:3:1। तो पैतृक संयोजन ये रहे। लेकिन ये तो नए संयोजन हुए ना, इन नए संयोजनों के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था, स्वतंत्र अपव्यवन। कोई भी जीन का जोड़ा किसी के बीच साथ में जाकर, कारक जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उनका क्या होता है, अपव्यवन होता है, राइट। और याद रखना, युग्मक निर्माण के वक्त में पृथक्करण का नियम लागू होता है। युग्मक निर्माण के वक्त में, वापस से बोल रहा हूं, युग्मक निर्माण के वक्त में सेग्रीगेशन लॉ लागू होता है। क्या कहा मैंने, गैमेट्स के फॉर्मेशन के वक्त में पृथक्करण का नियम लागू होता है और कारक स्वतंत्र रूप से, कारक अपव्यूहित होते हैं, स्वतंत्र रूप से रैंडमली और फ्रीली अपव्यूहित हो जाते हैं। गोल पीले के साथ में नहीं रहेगा, गोल हरे के साथ में भी जा सकता है, जुड़ीदार हरे के साथ में नहीं रहेगा, जुड़ीदार पीले के साथ में भी जा सकता है। तो एक बात बताओ, स्वतंत्र अपव्यूहन हुआ कि नहीं हुआ? इस स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण ही क्या बने भैया, पुनर्संयोजन बने। और पैतृक संयोजनों का कारण क्या था, संलग्नता। पैतृक संयोजनों का कारण जो था वो क्या था, संलग्नता। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम संलग्नता का अपवाद क्यों है, क्योंकि यहां पर पुनर्संयोजन भी उत्पन्न होते हैं। यदि आप पूर्ण संलग्नता को मान लो तो पूर्ण संलग्नता को यदि मान लीजिए तो पुनर्संयोजन उत्पन्न ही नहीं होते हैं। लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण क्या उत्पन्न होते हैं, पुनर्संयोजन उत्पन्न होते हैं। तो याद रखना कि पैतृक संयोजनों के उत्पन्न होने का बड़ा कारण, पैतृक संयोजनों के उत्पन्न होने का बड़ा जो कारण है वो क्या है, संलग्नता है। और पुनर्संयोजों के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन है। याद रखना कि युग्मकों के निर्माण के वक्त तो पृथक्करण का नियम लागू होता है यहां पर भी। लेकिन ये जो कारक होते हैं उनके लिए ध्यान रखिए कि जो कारक होते हैं वो अपव्यूहित होते हैं स्वतंत्र रूप से, रैंडमली और फ्रीली। मतलब स्वतंत्र रूप से, रैंडमली का मतलब होता है कोई भी किसी के भी साथ में जाकर जुड़ सकता है। गोल पीले की जगह पर गोल हरे के साथ में जुड़ गया, जुड़ीदार पीले की जगह पर जुड़ीदार हरे के साथ में जाकर जुड़ गया। आर यू गेटिंग और नॉट? कैसे जुड़े थे अभी मैंने आपको बताया था, क्लियर? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद रखना, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मेंडल का सबसे कंट्रोवर्शियल नियम था और संलग्नता इस नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। क्योंकि संलग्नता कहती है कि पुनर्संयोजन उत्पन्न नहीं होते हैं यदि पूर्ण संलग्नता को मान लो तो। और स्वतंत्र अपव्यूहन कहता है कि यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन के अंदर आप देख सकते हो पुनर्संयोजन उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो पुनर्संयोजन उत्पन्न होने का कारण स्वतंत्र अपव्यूहन, पैतृक संयोजनों के उत्पन्न होने का कारण संलग्नता। इज इट क्लियर? तो ये जो मेंडल का नियम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा याद रखना, मेंडल का जो ये नियम है वो द्विसंकर क्रॉस पे आधारित है। और द्विसंकर क्रॉस के अंदर अनुपात क्या आया था, ये 9:3:3:1, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि द्विसंकर क्रॉस के अंदर हमेशा ही अनुपात 9:3:1 आता है। ऐसे कई सारे इफेक्ट हैं जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट के अंदर रेशियो आता है कितना भैया, दैट इज 9:7। तो 16 के चेकर बोर्ड में 9:7 आ रहा है, यहाँ तो 9:3:3:1 ही आ रहा है। आर यू गेटिंग? डुप्लीकेट जीन प्रभाव के अंदर 15:1 आता है, 15:1 आता है। यहाँ पर तो 9:3:3:1 आ रहा है, ठीक है। संदमक जीन प्रभाव, इनहिबिटर जीन इफेक्ट के अंदर 13:3 रेशियो आता है, यहाँ पर तो 9:3:3:1 आ रहा है। कभी मौका पड़ेगा तो मैं आपको ये सारे के सारे है ना, प्रबल जीन प्रभाव, संदमक जीन प्रभाव, डुप्लीकेट जीन इफेक्ट, सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट, कोलोबरेटर जीन इफेक्ट, ये सारे पढ़ा दूंगा। आर यू गेटिंग? तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर है, जो द्विसंकर क्रॉस पे आधारित था। आने वाले दिनों के अंदर जेनेटिक्स के और भी जो वीडियोस हैं वो लगातार आते रहेंगे, तो देखते रहिए। थैंक यू, हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।